हेलो। ठीक है, तो आज टॉपिक हमारा रहेगा ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा लिखने पर बल दें, है ना? क्योंकि पूछेगा स्रोत क्या क्या हैं और किस स्रोत से आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थर्मल पावर है, हाइड्रो है, फिर एटॉम है, और अंत में जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नवीकरणीय स्रोत, इन पर हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इनका क्लासिफिकेशन आप जानते हैं, और भी तरीके से हो सकता है। एक होता है गैर परंपरागत, और एक होगा परंपरागत। नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में आप जैसे हाइड्रो है, थर्मल है ना, इनको शामिल करते हैं। गैर परंपरागत में जो नए आए हैं, खासकर जो नवीकरणीय स्रोत हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनकी बात करते हैं, नवीकरणीय स्रोतों की बात करते हैं। ठीक है, एक और डिवीजन है जो इससे ही बना, नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो इनका मीनिंग आप जानते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब सीधा ये है कि जिस सोर्सेज को आप बार बार यूज कर सकते हैं, उससे उससे हम जैसे बोल सकते हैं, पानी है, हाइड्रो है, हवा है ना, सोलर एनर्जी है, समुद्री ऊर्जा है, समुद्री पानी से जो निकलेगी वो है। ठीक है, गैर नवीकरणीय वो है जिसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो कोयला है, डीजल या गैस है, क्योंकि एक बार यूज हो जाएंगे तो दोबारा आप इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे प्रश्नों के चांसेस तो कम ही रहते हैं कि पूछे इस तरीके से, लेकिन फिर भी पूछ सकता है ना। आपको जो मेहनत करनी है वो इस वाले पार्ट पर करनी है, क्योंकि ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ताप विद्युत में आप किन किन से प्रोडक्शन शुरू करते हैं, थर्मल से। तो कल भी संभवतः चर्चा हुई थी इस पर। कोयला, डीजल, पेट्रोल से भी अगर आप यूज करेंगे तो ये भी थर्मल में ही काउंट की जाएगी। गैस का प्रयोग करेंगे तो ये भी थर्मल में ही काउंट की जानी है। बाकी सबसे आप परिचित हैं ही। तो नवीकरणीय में जैसी चर्चा भी हमने की, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो विंड है, सोलर है, समुद्री ऊर्जा है,
या समुद्र से प्राप्त होने वाले, पानी से प्राप्त होने वाले से ऊर्जा है। तो आजकल काफी क्राइसिस है एनर्जी को लेकर। तो आप देख रहे होंगे ताप को लेकर भारत में आज भी ये सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। सबसे ज्यादा उत्पादन का आशय क्या है कि अगर भारत हर साल 100 मेगावाट सपोज पैदा करता है तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा माना जाता है। जो कि सर्वाधिक को अगर आप परसेंटेज में रखेंगे तो 65% हम थर्मल से प्रोडक्शन कर रहे हैं टोटल का। सेकंड नंबर पर हाइड्रो आता है लगभग 21%। तो परसेंटेज से क्वेश्चन की संभावना कम है, क्रम पूछ सकता है कि सर्वाधिक उत्पादन किस स्रोत सोर्सेस से हो रहा है। कई बार एटम से क्वेश्चन बनता है, एटॉमिक पावर से कितना परसेंटेज है, तो लगभग 3% हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे। ठीक है, और इन सब को हम अन्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन सब को हम अन्य की कैटेगरी में डाल के क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ डेटा है इसमें नोट कर लें आप। भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर स्टेट कौन कौन से हैं? जो राज्य सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं? उत्तर प्रदेश लगभग 11.8%, 11.8% प्रोडक्शन है। सेकंड में गुजरात है, 10.15 है। दस दशमलव एक पांच है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंजप्शन कहां पर था पहले? तो प्रीवियस जो डेटा है वो दादरा नगर हवेली हाईएस्ट कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर माना गया है, और सबसे कम कंजप्शन बिहार में रहा है। ये पर इंडिविजुअल या पर यूनिट है, एक व्यक्ति की खपत सर्वाधिक और सबसे कम। तो बिहार का तो इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जोन बहुत कम है, और दादरा नगर हवेली काफी प्लांट्स लगे हैं, काफी इंडस्ट्री भी छोटा है, तो शायद इस वजह से ये संभावना बन सकती है वहां पर। ठीक है, चलिए और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे ज्यादा खपत कंजप्शन सेक्टर वाइज कहाँ हो रही है? तो लगभग अगर हम कंजप्शन एरिया वाइज देखें, स्टेट वाइज देख लिया आपने, खपत क्षेत्र आधारित देखिए तो सर्वाधिक खपत इंडस्ट्री में है। जितनी भी हम बिजली पैदा करते हैं, सपोज करें वही 100 मेगावाट है, तो नंबर 1 पर उद्योग इंडस्ट्री लगभग 36% कंजप्शन कर रहा है, यानी हाईएस्ट सप्लाई इसी को जा रही है। ठीक, फिर दूसरी डिमांड एग्रीकल्चर में रहती है जो 27% है, जो 27% है। फिर तीसरा डिमांड डोमेस्टिक है, घरेलू क्षेत्र है, जो लगभग
से भी ज़्यादा है। तो 3 बड़े क्षेत्र कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के हैं। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अब ये जो सप्लाई होती होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो ध्यान देने में लायक है। तो भारत में 5 जोन हैं जो इलेक्ट्रिक ग्रिड हैं, ग्रिड कह सकते हैं आप उन्हें, जो पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सप्लाई करने वालों में ईस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, सॉरी सदर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, नॉर्थ ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, इस तरह की 5 ग्रिड हैं जो सप्लाई दे रही हैं। याद रखिए, ये जनरेशन का काम नहीं कर रही हैं, जनरेट करके यहाँ पहुंचा दी जाती है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। तो पूर्वी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड, दक्षिणी ग्रिड, उत्तरी ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, 5 ग्रिड पावर सप्लाई के लिए काम कर रही हैं। ठीक है। ये ग्रिड किसके कंट्रोल में है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। या वही मॉनिटर करता है इन सबको। और माना जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है। वैसे तो हर देश में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या? इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रिड से सप्लाई करते समय सप्लाई लॉस होता है, क्योंकि वायर है, वायर है तो सप्लाई लॉस भी होगा। तो बहुत ज़्यादा लॉस है हमारे यहाँ। तो जहाँ से पावर पैदा हो रही है वहाँ से, और वहाँ से फिर कंज्यूमर तक जाने में अधिकतम 28% का लॉस है। अधिकतम 28% का लॉस हमें दिखाई देता है। भारत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले देशों में तीसरे पोजीशन पर है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर यूएस एंड चाइना, लेकिन फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। चलिए, जैसा कि हमने शुरुआत की थी थर्मल पावर से, तो वापस थर्मल पावर पर आते हैं। थर्मल पावर को मैनेज करने के लिए आप जानते हैं एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी मैनेज करता है सबको। इसके कई प्लांट हैं, उन प्लांट्स के बारे में लिखना है, लेकिन उससे पहले एनटीपीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली है और 1975 में ये तैयार किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देते पूछने का। ठीक है। तो क्या चांसेस है आपके पास, वो जरा देखें। इनके प्लांट्स कौन से कहाँ लगे हैं, किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और सबसे क्वेश्चन अगर बनता है तो प्लानिंग से, इनके प्रमोशन की जो प्लानिंग चल रही है उससे लेना देना है ज़्यादातर। ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे, भारत में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर कैपेसिटी वाला स्टेट कौन सा है? एस्टेब्लिशमेंट कैपेसिटी, स्थापित क्षमता कहते हैं इसको, महाराष्ट्र है। लेकिन प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है। स्थापित मतलब एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रोडक्शन यूपी में सर्वाधिक है। तो
ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो अब एक तरफ लिखेंगे राज्य, स्टेट, और दूसरी ओर लिखेंगे प्लांट। प्लांट और राज्य कौन सा कहाँ पर है, नाम से पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन भी कई बार है, कई बार पूछा गया कि जैसे राजघाट प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो राजघाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट अगर बात करेंगे तो दिल्ली में है। दिल्ली में और भी हैं, इंद्रप्रस्थ और बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और बदरपुर। तो ये सब कोयले से कम गैस से ज्यादा चलते हैं। जैसे इंद्रप्रस्थ है ना, तो गैस से ज्यादा चलने वाले हैं सबके सभी, रादर देन कोयले से चले। ठीक है, तो दिल्ली के बाद फिर हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में फरीदाबाद में है प्लांट और पानीपत में है। तो फरीदाबाद वाला भी पूछा गया है। पंजाब में बठिंडा में है, पंजाब में बठिंडा में है। और राजस्थान कल बात हो चुकी है, मैंने आपको लिखाया था अंता, कल बात हुई थी। अंता है, कोटा है, सूरतगढ़ है। और यूपीपीसीएस जो लोग देंगे उनके लिए क्वेश्चन 3-4 पूछता है बराबर। ऊंचा हार, ऊंचा हार कहां पर है, यूपी में। ऊंचा हार लिख पाएंगे, ट्रेन भी जाती है, आप देखते हो ऊंचा ऊंचा हार ट्रेन का नाम भी है एक का, ऊंचा हार। परीक्षा, कल मैंने आपको गैस के बेसिस पे भी कुछ लिखाए थे, जैसे बबराला, आमला, शाहजहांपुर। ऊंचा हार के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद बाकी कल वाले भी रिपीट कर सकते हैं आप इनको। सिंगरौली, सिंगरौली, औरैया, पनकी, PANI, PANKI, पनकी, रिहंद, रिहंद, रिहंद। परीक्षा हो गया। चलिए गुजरात चलते हैं। गुजरात में कल भी चर्चा हुई थी। कावस दिखाया था आपको, कावस, KAVAS, कावस। साबरमती, उकाई, कल उकाई पे चर्चा हुई थी, उकाई प्रोजेक्ट। बन कबूरी, बन कबोरी, बन कबूरी। तो सब लोकल नेम है, रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। गुजरात हो गया। मध्य प्रदेश चलिए। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है पिछले समय में, सतपुड़ा, अमरकंटक, सतपुड़ा, अमरकंटक और गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा। महाराष्ट्र जाएंगे, नासिक, चंद्रपुर, पारस, पारस, आंध्र प्रदेश चलिए। बहुत मोस्ट पॉपुलर, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले समय में। काठगुदम, काठगुदम, काठगोदाम नहीं, वो कहां पड़ जाएगा, उत्तराखंड में। काठगुदम। रामगुंडम, काठगुदम बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। रामगुंडम, विजयनगर। पहले दो पर बहुत फोकस रखिए, काम आएगा। तमिलनाडु में आपको पता है कौन सा कोयला मिलता है, कोयले वाली क्लास में बात हुई थी। 3 तरह के कोयले लिखे थे प्रोमिनेंटली।
मैग्नेटाइट तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला था। बॉक्साइट कोल होता है। क्वेश्चन ने पूछा कौन सा कोल मिलता है। लिग्नाइट कोल। और मैंने आपको जगह भी लिखाई थी, नेबेली, निगबेली, मन्नारगुड़ी में। ठीक, तो तमिलनाडु जाएंगे तो निगवेली या नवेली, नेवेली, निगवेली, ये माइंस है, बेसिकली माइनिंग एरिया है जो मन्नारगुड़ी में है, तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में। तो वहां आप देख सकते हैं। और लिखिए तूतीकोरन, तूतीकोरन, तूतीकोरन। बिहार झारखंड का एक प्रोजेक्ट है पतरातू, PATRATU, पतरातू। बरौनी है। उड़ीसा का भी हमने चर्चा की थी। कोयला कहाँ मिलता है? तलचर में, तलचर, तलचर, उड़ीसा। केरल में कायाकुलम, कायाकुलम, कुलम। असम में बात हुई थी नामरूप, नामरूप। त्रिपुरा में, त्रिपुरा में पतलाना, PATLANA, पतलाना। छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण कोरबा, कोरबा, लारा, ब्रायन लारा वाला लारा। ये कुछ भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट्स हैं। लेकिन ये आप रटना पड़ रहा होगा आपको, लेकिन जिन लोगों ने कोयले वाली क्लास की थी उन्हें पता होगा, सब सेंटर्स लगभग रिपीट किए हैं आपने। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां कोयला होगा वहां थर्मल पावर प्लांट भी होंगे। तो अगर आपको कोयले की स्थिति कहाँ मिलता है, गैस कहाँ निकाल कर हम कहाँ ले गए थे, ये सब आपको बता दिया। तो 90% इलाके आप कोयले और गैस वाले सेक्टर में लिख चुके थे, 10% ही हैं जो आपने नए लिखे हैं। तो अगर आप कोयले वाला चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयला और गैस को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा, और रटना भी पड़ेगा, समझने से ज्यादा रटने वाली चीज है। समझना तो केवल ये है कि कोयला कहाँ मिल रहा है, गैस कहाँ मिल रही है, बस उस पर बेस्ड है, बाकी सब रटिए। ठीक है। और आप देखेंगे उत्तराखंड PCS में लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बने ही हैं इस सेक्टर से, खासकर इस वाले पार्ट से 100% बना है। तो आप इस टॉपिक को ना चाहते हुए भी रटना ही पड़ेगा। चलिए, अब भारत सरकार लगातार प्रमोट कर रही है एनर्जी सेक्टर को, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सेक्टर थोड़ा सा पीछे छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी बंद नहीं किया गया, क्योंकि एकदम से 65% डिपेंडेंसी को आप एकदम से बंद तो नहीं कर पाएंगे, तो तय है, धीमे धीमे ही कम कर सकते हैं। तो सरकार ने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उसी दौर मोदी जी से पहले एक योजना चलाई हुई थी, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक है, अल्ट्रा मेगा मेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये। तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार के अनुसार किस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया दिया गया था 400 मेगावाट से अधिक अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट या प्रोजेक्ट कह सकते हैं। थोड़ा गड़बड़ है, 4000 करना होगा आपको से।
400 की जगह 4000। तो क्या ऐसे कुछ प्लांट लगे थे? हाँ, ऐसे प्लांट्स लगाए गए थे कुछ, आप उनको लिख लेंगे ऐसे प्लांट्स को। गुजरात के मुंद्रा में टाटा ने लगाया, गुजरात के मुंद्रा MUNDRA में। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में रिलायंस ने लगाया, क्योंकि ऑलरेडी वो केजी बेसिन में काम कर रहा है रिलायंस। मध्य प्रदेश के शासन, शासन SAN में रिलायंस ने अपना प्रोजेक्ट लगाया। झारखंड में रिलायंस ने तिलैया में, कल भी मैंने आपको तिलैया बांध पढ़ाया था दामोदर पढ़ाते हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, तिलैया, झुमरी तिलैया, यहां भी रिलायंस का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसके अलावा अलग तारा छत्तीसगढ़ पूछा गया है, अलग तारा छत्तीसगढ़ में है, प्लांट चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तादरी कर्नाटक में है, TADARI, तादरी कर्नाटक में मिलेगा आपको। ठीक है। इब वैली, EV, इब वैली उड़ीसा में चला। मरक्कानम तमिलनाडु में। इत्यादि। चलिए, जैसा मैंने कहा कि आप सबको ध्यान रखिए, रटना पड़ेगा आपको सब, है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जबकि चर्चा कल मल्टी प्रोबल प्रोजेक्ट्स में हो चुकी है ना। कल हमने बात की थी वाटर रिसोर्सेज के समय पढ़ाते हुए कि किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है, नहर कौन सी है, तो जाहिर सी बात है पानी भी यही बनेगा। लेकिन कल वाला टॉपिक आप इसमें ऐड कर लीजिए, अन्यथा केवल रिपीट करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। कल मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं कराया था, तो आज नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कर लीजिए, बाकी कल पूरा इंडिया मैंने ले लिया था साथ में। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हैं एक बार जरा देख लीजिए, क्योंकि वो कल नहीं हो पाया है चर्चा में। तो सिक्किम में लिखिए तीस्ता, आप जानते हैं तीस्ता नदी सिक्किम से आती है। मणिपुर लोकटक पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट लेक है लोकटक, वहां पर प्रोजेक्ट है लोकटक। अरुणाचल में दिबांग प्रोजेक्ट, जानते हैं अरुणाचल में नदी दिबांग है, दिबांग प्रोजेक्ट। तवांग प्रोजेक्ट, तवांग जिला भी है, भारत का अंतिम जिला पूर्वी जिले में, पूर्वी हिस्से में, जैसे हमारे यहाँ माना गांव है ऐसे ही वहाँ तवांग जिला है, जिसमें भारत का पूर्वोत्तर पॉइंट था, कौन सा बताया था, नामचरुआ माउंटेन बताया था कि जगह बताई थी। ईदर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के बूथ, ठीक है। चलिए, तो ये है नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रोजेक्ट। मणिपुर का हो गया, अरुणाचल का हो गया, सुबनसिरी और लिखिए अरुणाचल में। डन। इसमें कुछ चीज नोट करनी थी, वो ये है कि क्वेश्चन बना, कल हमने वाटर रिसोर्स वाली क्लास की थी और देखा था किस नदी में, किस रिवर में वाटर पोटेंशियलिटी ज्यादा थी, तो आपको मैंने आंसर दिया था ब्रह्मपुत्र दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पाए ना हम, चांसेस बहुत कम है उसको कैपिटलाइज करने के। ठीक, सेकंड रिवर मैंने आपको गंगा बताई थी, है ना।
उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, इतनी वैली वाइड नहीं है कि हम उस पर बहुत जगह क्या कर सकें, बांध बना सकें। चाइना वो काम कर ले रहा है, लेकिन हमारे से वो भी काम नहीं हो पाया है। एनीवे, हम बात कर रहे थे किस पोटेंशियलिटी की। तो कल तो हमने ओवरऑल पोटेंशियलिटी देखी। आज अगर हम किसी नदी को हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बेसिस पर देखें, तो कौन सी नदी में सबसे ज्यादा पोटेंशियलिटी है हाइड्रो पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? टॉपिक समझ में आ गया? किस नदी में सबसे ज्यादा संभावना है कि वहां से हम हाइड्रो पावर ले सकते हैं? तो अगेन ब्रह्मपुत्र है। लेकिन कल गंगा नंबर 2 पर थी, आज नहीं होनी चाहिए गंगा नंबर 2। क्यों नहीं है बताइए जरा। वाटर रिसोर्सेज में आप नंबर 2 पर ले रहे थे, यूज में नंबर 1 ले रहे थे आप गंगा को, है ना? हाँ, तो क्यों मुश्किल है ना? यहाँ भी तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि गंगा का मैक्सिमम फ्लो मैदानों में है, और जाहिर सी बात है मैदानों में तो आप क्या नहीं कर सकते, बहुत चांसेस नहीं है, क्योंकि सारा सरफेस कैसा है, फ्लैट ही रहेगा। तो फिर एक तरीके से बांध के लिए तो ऊंचाई चाहिए होती, कि कोई नदी चीज ऊंचाई की तरफ आ रही हो तो आप बांध बना सकते हैं। तो गंगा में जितने भी बांध बन सकते हैं, कहाँ बन जाएंगे आपके? उत्तराखंड में बन जाएंगे। उसके बाद गंगा पर बांध बनाना उतना आसान नहीं होगा। तो एज वाटर रिसोर्स गंगा नंबर 2 पर है, और हम सबसे ज्यादा नंबर 1 यूज कर रहे हैं उसका। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में गंगा नंबर 2 पर नहीं मिलेगी। तो कौन मिलेंगी? ऐसी नदियां जो भारत में पूर्व की ओर टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो कर रही हैं, यानी पेनिनसुला की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नंबर 2 पर आती हैं। लिखेंगे इसे। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र है, नंबर 2 पर प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नंबर 2 पर आती हैं। थर्ड पर है सिंध नदी, गंगा नंबर 4 पर है। भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दार्जिलिंग में 1897 में लगा था। सेकंड शिव समुद्रम कर्नाटक में लगा था 1902 में कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, कल भी मैंने लिखा था शिव समुद्रम प्रोजेक्ट आपको। और अच्छा प्रश्न है कि हाइड्रो पावर को मैनेज कौन करता है? एनएचपीसी। हाइड्रो पावर को मैनेजमेंट का काम कौन देख रहा है? एनएचपीसी प्रोडक्शन का काम देख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, हाईएस्ट हाइड्रो पावर कैपेसिटी आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन 2 भागों में बंटने के बाद अब नहीं रह जाएगा, तो कर्नाटक नंबर 1 रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसको अपडेट करें अगर आपको करंट अफेयर मिल जाता है तो। थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। लेकिन प्रोडक्शन में इनमें से कोई भी नहीं है। प्रोडक्शन में हिमाचल नंबर 1 है, हिमाचल नंबर 1 पर है। और आपने हिमाचल के कई सारे प्रोजेक्ट्स कल देखे थे, नहीं देखे हैं तो आज लिख लेंगे इन्हें। जैसे चमेरा, चमेरा एक समय में इंडिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट थी। इसमें नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। संजय प्रोजेक्ट, पार्वती प्रोजेक्ट, इत्यादि। ठीक है।
एनटीपीसी और एनएचपीसी में से कौन सी कंपनी है जो भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उसके प्रोडक्शन के या पैसे के बेसिस पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर? तो एनटीपीसी इंडिया की टॉप मोस्ट 5 महारत्न कंपनियों में से एक है, एनटीपीसी। ये बात हम आगे भी इकोनॉमी में तैयार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आए परमाणु ऊर्जा से लेके, चलिए एटॉमिक एनर्जी पर आइए। तो परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चा माल क्या चाहिए होगा आपको? यूरेनियम। कौन सा वाला चाहिए? नंबर 1। यूरेनियम में जब चेन रिएक्शन अनकंट्रोल होने लगती है तो हम क्या डालते हैं? D2O, हैवी वाटर, और ग्रेफाइट की छड़ का भी यूज कर सकते हैं आप। ये सब वहां के कच्चे माल के तौर पर काम आता है। एटॉम बॉम्ब और एटॉमिक रिएक्टर में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, बम बन जाता है और ये बनाया जाता है। भाई बेसिक डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल एक है, लेकिन एक डिफरेंस वो है कि बॉम्ब में चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बॉम्ब बन जाएगा, और अगर आप उसको चेन रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं तो आप पावर प्लांट बना सकते हैं, एटॉमिक रिएक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न भारत में कच्चे माल में एटॉमिक रिएक्टर भी आना चाहिए, जिसको हम परमाणु भट्टी कहते हैं, और जहां ये प्लांट रिएक्टर लगता है उसको हम परमाणु प्लांट भी कह सकते हैं ना। अब भट्टी में जो इक्विपमेंट भी लगते हैं बड़े बड़े से, आपने देखे होंगे डब्बे से लगते हैं, तो स्टार्टिंग एज में सब कुछ हमें बाहर से मंगाना पड़ा, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पर रही सबसे ज्यादा, है ना। खैर, इस को शुरुआत करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। जाहिर सी बात है फिजिसिस्ट होंगे, यानी भौतिक विज्ञान के एक्सपर्ट रहे होंगे। उन्होंने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में स्टैब्लिश किया या कराया सरकार के माध्यम से, जो 1967 में बार्क बन गया, BARC। 1967 में सरकार ने इसे क्या कर दिया? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बना दिया गया। ट्रॉम्बे में है, बॉम्बे के पास ट्रॉम्बे। परमाणु ऊर्जा के लिए हमने एक अलग संस्था बनाई हुई है, NPCIL। एनटीपीसी है जैसे NHPC है, ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी को मैनेज करने के लिए NPCIL है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिसमें एटॉमिक गायब है, 87 में बना। सारे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही निभाती है। और जैसा मैंने कहा, भारत में जो अभी तक स्टैब्लिश कैपेसिटी है वो टोटल का 3% है। ये डेटा बहुत रिपीटेड है, 3% रिपीट ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बाकी अपडेट आप लोग कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें रिएक्टर चाहिए होंगे, परमाणु भट्टी चाहिए होगी। तो स्टार्टिंग के कुछ परमाणु भट्टियों के नाम आपको लिखना पड़ेगा। पूछा भी गया है क्या है? अप्सरा, जर्लीना, ध्रुव क्या हैं? ये भारत के एटॉमिक पावर प्लांट हैं, प्लांट में जो लगे हुए रिएक्टर्स हैं ये वो हैं। और भी नाम लिखेंगे, सभी पूछ लिए गए हैं आपसे। पूर्णिमा 1, 2, साइरस, कामिनी 1 और 2 दोनों हैं। ये मुख्यतः 8 या 9
हमारे रिएक्टर्स हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यूरेनियम कौन सा लगता है, यूरेनियम कई कई तरह के हैं, इनरिच होते हैं, 235 यूज करते हैं आप प्रोडक्शन में, है ना। ग्रेफाइट के अलावा और किसकी छड़ आप यूज कर सकते हैं, रॉड, कैडमियम की। कच्चे माल में यूरेनियम के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, कल भी चर्चा हुई थी इस पर, थोरियम यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि थोरियम कहाँ मिलेगा, केरल की मोनाजाइट रेत में। और कह रहे हैं, हम मानते हैं कि भारत के पास अगले लगभग 300 साल तक का थोरियम अवेलेबल है, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम को प्राप्त करने के लिए हमने अमेरिका से परमाणु समझौता किया था। उस समझौते को 123 कहा जाता है, जो बिल क्लिंटन और मनमोहन सिंह की देन मानी गई। इसमें जो हमें यूरेनियम मिलेगा, ठीक, उसका यूज हम नॉन मिलिट्री वाले यानी एनर्जी प्रोडक्शन में करेंगे। बॉम्ब बनाने के लिए हमें कोई यूरेनियम नहीं दिया जाएगा, वो हम अपने जो इंडिया मिल रहा है उससे आप जो चाहे बनाइए, लेकिन जो हमें अमेरिका से मिलेगा। फिर बाद आपने देखा, भारत इससे जुड़ी हुई 2 संधियों पर साइन नहीं करता कभी भी। एंटी क्या नाम है उनका, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। नॉन प्रोलिफेरल ट्रीटी कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसका नाम अभी क्लिक नहीं कर रहा है। 2 संधियां हैं, भारत इन पर साइन नहीं करता है क्योंकि ये भेदभाव वाली हैं। इसके बावजूद, इन संधियों पर साइन किए बावजूद भी, ना करने के बाद भी, अमेरिका के सहयोग से हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बन गए हैं। भारत एकमात्र देश है जिसने इन ट्रीटीज पर साइन किए हुए बिना न्यूक्लियर पावर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बना है भारत। इसका अर्थ यह है कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एटॉम थोड़ी यूरेनियम के, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उनसे अब क्या ले सकता है, यूरेनियम खरीद सकता है, लेता है, लेकिन उसका यूज बॉम्ब बनाने में नहीं करेगा बल्कि केवल प्रोडक्शन में करेगा। ये भारत प्रोडक्शन में ही यूज करेगा, इस बात की गारंटी कौन देगा, तो उसकी निगरानी होगी, सर्विलांस लगाया जाएगा। तो उसके लिए संस्था बनी हुई है, परमाणु ऊर्जा संभवतः निगरानी, ऐसा संस्था का नाम है। तो ये पूरे ये निगरानी करती रहती है कि NAI बोला जाता है, NAI समथिंग कुछ नाम है इसका, वो इसको मॉनिटर करती है। एनीवे, तो ये परमाणु ऊर्जा है। रिएक्टर आ गया आपके पास, यूरेनियम आ गया, थोरियम आपके पास है ही, ग्रेफाइट आपके पास मिलता ही है, G2O आपके पास है, हैवी वाटर होता है, भारी जल बोलते हैं। तो इसको हम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो लिख लें। नांगल में प्रोड्यूस करते हैं, बड़ौदरा में प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट पूछे गए हैं, नांगल, बड़ौदरा। महाराष्ट्र के थाल बैशल में, THAL, थाल घाट याद होगा आपको, थाल बैशल, थाल ही लिखिएगा, THAL, वहां प्रोड्यूस करते हैं। हजीरा में प्रोड्यूस करते हैं, हजीरा में, तूतीकोरन, तूतीकोरन में, और राजस्थान के कोटा में यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन केंद्र यानी रिएक्टर्स कहाँ कहाँ लगे हैं, ये आपको तैयार करना चाहिए। तो एक एक करके तैयार करिए। सबसे पहले कहाँ लगा, ध्यान रखिएगा उस पर। सबसे पहले लगा महाराष्ट्र के तारापुर में, अमेरिका की सहायता से। महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका की सहायता से लगा। दूसरा रावत भाटा, राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में कनाडा के सहयोग से लगा। क्रम याद रखिएगा, क्रम आगे पीछे नहीं करेंगे। अगला कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु में लगा, चेन्नई के पास। फिर नरोरा यूपी में, नरोरा, नरोरा बुलंदशहर में है नरोरा, गंगा जी के किनारे या थोड़ा दूर उससे। ठीक। काकरापारा, काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है, हाँ ठीक है, गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है, KAIGA, कैगा कर्नाटक में है। और जो रिसेंट हमने डेवलप किया है पिछले 10 सालों में, कुडनकुलम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है कुडनकुलम। ये रूस की सहायता से हम इसे लगवा रहे हैं। ठीक है। ये है भारत के 3 बड़े ट्रेडिशनल, क्या कहें आप, पावर जनरेटर सेंटर्स। ठीक है। थर्मल होगा, हाइड्रो होगा और एटॉमिक होगा। ये जो लास्ट में आपने लिखा है, ये क्वेश्चन लाखों करोड़ों बार रिपीट हो चुका है। कौन से सेंटर कहाँ पर है? नरोरा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सारे पूछे जाते हैं, कैगा वाला बहुत पूछा जाता है। तो लोकेशन गलत नहीं करनी है और क्रम भी याद रखिए। चलिए, अब उसके बाद जो नॉन ट्रेडिशनल हैं या जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, उनको आप देख लीजिए। सौर ऊर्जा, सौर माने सोलर, पवन यानी विंड एनर्जी, तरंगीय वेव, तरंग ऊर्जा, वेव ऊर्जा, समुद्र तापीय सी थर्मल या सी टेम्परेचर थर्मल ही होगा, भूतापीय जियोथर्मल, जियोथर्मल, ज्वारीय टाइडल, ज्वारीय ज्वार से बना, ज्वारीय टाइडल, बायोमास, बायोमास, गोबर गैस, बायोमास, गोबर गैस, इथेनॉल, और जो क्रॉप वेस्टेज है, कचरा वगैरह से निकलता है, वो भी। ठीक है। चलिए, इसमें सबसे बड़े 2 ही हैं, सोलर और विंड, जिसमें मोदी जी का पूरा कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में बात कर लें। अच्छा क्वेश्चन बनता है, सोलर एनर्जी के लिए क्या भारत सूटेबल है, और है तो क्यों है? ये क्वेश्चन बन चुका है। जाहिर सी बात है, सोलर के लिए वही देश काम आएंगे जहां पर सन, यानी ऐसे देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हैं। ठीक है।
अगर यहाँ पर है तो सबसे आइडियल कंडीशन है फिर तो माना जाता है कि वो देश सबसे अच्छे आइडियल सूटेबल प्लेसेस होते हैं जहाँ सन कम से कम 300 दिन अपनी एक्सट्रीम धूप देता है। वही देश सोलर पावर के लिए ज्यादा फिजिबल माने गए हैं। और क्योंकि इलाकों को हम ट्रॉपिकल्स इलाके कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, इसलिए वे देश जो उष्णकटिबंधीय जोन यानी ट्रॉपिकल जोन में हैं उनमें हाइड्रो सोलर पर एनर्जी प्रोडक्शन की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और उसमें अभी राजस्थान भारत जैसे देशों में नंबर 1 है। और भारत ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट पंजाब के अमृतसर में अवान गांव में लगाया था। अवान AWAN 2009 में। और जिस कंपनी ने लगाया उस कंपनी का नाम था अझूर कंपनी। अझूर। तो आज भी ये अझूर के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में बड़ौदा में सीमेंस कंपनी ने अपना सेंटर खोला। सीमेंस। बाकी तो अब दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, तो अपडेट आप करते रहेंगे, बात बन जाएगी आपके लिए, है ना। ग्रुप में मैसेज करो कि क्लास आ गई है लाइव। एक मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, आ भी रही है कि नहीं देख लेते हैं।